नमस्कार। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी ने धांधली का आरोप लगाकर 3 सीटों पर फिर से चुनाव की मांग कर दी है। ये सीटें हैं मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ। तीनों सीटें मुस्लिम बाहुल्य वाली हैं। कुंदरकी और सीसामऊ सीट पर पहले समाजवादी पार्टी के पास ही थी ये सीटें, जबकि मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में थी। कल मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ में वोटिंग के दौरान मामूली विवाद हुआ। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने समाजवादी पार्टी के समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया, जबकि बीजेपी ने कहा कि ये हार की हताशा है जो कि समाजवादी पार्टी की दिखाई दे रही है और अखिलेश यादव मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। मीरापुर पुलिस ने कहा है कि उपद्रवियों ने महिलाओं को आगे करके पुलिस पर पथराव किया। कुंदरकी और सीसामऊ में भी कुछ विवाद देखने को मिला। सवाल यह है कि सिर्फ मुस्लिम बहुल्य वाली सीटों पर ही बवाल क्यों हुआ? क्या जानबूझकर पुलिस को बदनाम करने के लिए विवाद खड़ा किया गया है? क्या हार के डर से समाजवादी पार्टी फिर से चुनाव की मांग कर रही है? एग्जिट पोल में बीजेपी को 9 में से 6 से 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। ये अलग अलग एग्जिट पोल हैं। एक एग्जिट पोल में ऐसा है, दूसरी एक और एग्जिट पोल में जो है वो बीजेपी को 5 और समाजवादी पार्टी को 4 सीटें भी दिखाई गई हैं। जबकि जो अभी हमने एग्जिट पोल की बात की जिसमें जो है 9 में से 6 से 7 सीटें जो है बीजेपी को दिखाई दी, उस एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीटों पर दिखाया गया है कि वो सिमट रही है। इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर बुधवार को उपचुनाव हुआ। इस दौरान मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ सीटों पर वोटिंग के दौरान कई जगहों पर हंगामा देखने को मिला। पुलिस अधिकारियों और समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। शुक्रवार को काउंटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले विवाद शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर वोटिंग में धांधली का आरोप लगाकर फिर से चुनाव कराने की मांग की है। ये सीटें हैं मुरादाबाद की कुंदरकी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और कानपुर की सीसामऊ सीट। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रशासन पर धांधली के आरोप लगाते हुए कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को वोटिंग से रोका गया था। दूसरी तरफ बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। देखिए, कहीं से कोई शिकायत नहीं है और ये केवल अपनी हार के संभावनाओं को देखते हुए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। किसी भी बूथ पर या किसी के उनके समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता यदि ये कोई कहे कि हमको वोट नहीं डालने दिया गया या कोई दूसरे को गलत वोट डलवाया हो, इस तरह का कोई रिपोर्टिंग हो तो बताएं। ये तो इनका हार का ये हताशा है कि ये जानते हैं कि 23 तारीख को ये जब काउंटिंग होगी तो ये हारने का जब सिलसिला शुरू होगा तो इसको पहले से ही एक बात कह करके कभी ईवीएम की बातें करने लगते हैं लोग, कभी अब प्रशासन राइफल नहीं लेगा तो क्या लेकर के घूमेगा बताइए। बीजेपी का कहना है कि हार की हताशा एसपी नेताओं में साफ दिख रही है, इसलिए धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोलों में बीजेपी को 9 में से 6 सीटें और एसपी को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। सवाल ये है कि क्या बीजेपी की घेराबंदी के सामने समाजवादी पार्टी का पीडीए दांव फेल हो गया है? क्या हार के डर से समाजवादी पार्टी धांधली का आरोप लगा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी, क्या सचमुच समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है उसमें कुछ तथ्य हैं, या फिर बीजेपी जो कह रही है कि समाजवादी पार्टी जो है वो हार के कारण कहीं ना कहीं ये जो बौखलाहट है वो सामने है। ये बात सही है। हमारे साथ एक पूरा मेहमानों का पैनल है। मेरे साथ एसएन सिंह है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, स्वागत है आपका। मेरे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जुड़ेंगे, वो उनका भी स्वागत है। भुवन जी, बहुत बहुत स्वागत है। वो स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। शीतल पी सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे हम इस पूरे मुद्दे पर। अखंड प्रताप शाही मेरे सहयोगी हैं लखनऊ से, उनसे बात करेंगे। एक बात तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि उत्तर प्रदेश में ये जो 9 सीटें हैं, इसमें जो चुनाव हुआ उसमें जो अभी तक मेरे पास आंकड़े हैं, हो सकता है ये थोड़े चेंज हो गए हों क्योंकि चुनाव आयोग आंकड़े थोड़े मतलब उसमें चेंजेस आते हैं जब चुनाव आयोग पूरा कोलेट करता है। तो 58.22% वोट जो है इन सीटों पर, इन 9 सीटों पर पड़ा है, जबकि 2022 में 62.49%
फीसदी वोट पड़ा था। एक तरह से ये बात तो सामने है कि कम वोटिंग हुई है। दूसरी तरफ ये जो बातें आई कि मुरादाबाद में बैरिकेडिंग के आरोप लगे, मुजफ्फरनगर में जहाँ से मीरापुर सीट है वहाँ पर एक हमने तस्वीर देखी कि एसएचओ जो है वो अपनी पिस्टल लहरा रहे थे, लेकिन उसमें बाद में क्लैरिफिकेशन भी आया कि जो एसएचओ थे वो जो भीड़ थी जो पथराव कर रही थी उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए बात कर रहे थे। अब मैं पहले सबसे जल्दी जो है वो अखंड से चाहूँगा वो बात करें कि अखंड ये बौखलाहट है या फिर सच में जो ग्राउंड है उस पर आपको ये देखने को मिला कि पुलिस जो है या प्रशासन जो है उन्होंने लोगों को वोट करने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि हमारे सामने ये भी बात है कि 5-6 पुलिस वाले जो हैं उनको सस्पेंड भी किया गया इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, कुछ जगहों पे ये ज़रूर शुरुआत में आया था, शायद वो मैसेज नहीं समझ पाए होंगे या उनको जो कि पुलिस के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है तो शायद उनको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं हुआ होगा। कुछ एक जगहों पे ये ज़रूर शुरुआत में आया था कि वो चेक कर रहे थे कि जिनके पास पहचान पत्र है वही पहचान वाले लोग अपनी पहचान पत्र के साथ पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं। कुछ एक जगहों पर ऐसा आया, उनको सस्पेंड भी किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, 2 कुंदरकी में यानी मुरादाबाद में, 2 मुजफ्फरनगर में और 1 यहाँ कानपुर में। तो कुल मिला के माफ कीजिएगा 1 मीरापुर में और 2 कानपुर में। तो इस तरीके से 5 लोगों को सस्पेंड किया गया था। लेकिन ये सस्पेंशन के अलावा अगर देखा जाए तो जितनी भी जगहों पे बुर्के वाली महिलाओं से जहाँ जहाँ बात की गई, चाहे हमारे रिपोर्टरों ने अलग अलग जगहों पे जब बात की, हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से जो हमारे पत्रकार साथी हैं विभिन्न चैनलों में हैं या अखबारों में हैं, उन लोगों से भी जब बात की तो सबका ये कहना था कि कहीं भी इस तरीके की बात सामने नहीं आई। और लगातार मीडिया में भी ये बात, चूंकि हम लोग का चैनल लगातार इस चीज़ को दिखा रहा था, प्रमुखता से हम लोगों ने रियलिटी चेक भी किया, कहीं भी इस तरीके की बात सामने नहीं आई कि उन्हें रोका गया, उन्हें इस बात के लिए कि सिर्फ वो चेहरा दिखाएं उनके लिए ज़रूरी है, इस तरीके की चीज़ें सामने नहीं आई थी और किसी को भी किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई थी। ये ज़रूर है कि एक वितंडा खड़ा करने की पिछली बार जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, राजनीतिक तरीके से हो सकता है। अखंड, जब पिछली बार लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो जो इंटरनल मीटिंग्स हुई बीजेपी की उसमें ये कहा गया कि जो प्रशासन है उन्होंने साथ नहीं दिया बीजेपी का। अब जो है समाजवादी पार्टी कह रही है कि प्रशासन ने उनका साथ नहीं दिया। थोड़ा सा बदलाव या अजीब थोड़ा लगता है कि कब प्रशासन किसका साथ देता है। मतलब मुझे तो नहीं लगता प्रशासन चुनाव आयोग के अंदर किसी का साथ देता होगा, लेकिन हाँ आरोप लग रहे हैं तो उसकी में क्या सच्चाई है आप बताएं। बिल्कुल, बड़ा दिलचस्प सा लगता है सर कि ये जब बात होती है इस तरीके से कि कोई कहे कि नहीं और ये जब बयान आते हैं तो उस बयान का जो शायद इस बात से ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगी बात कि जिनकी तरफ से ये इस तरीके के बयान आते हैं दरअसल उनको अंदाज़ा हो गया होता है कि शायद उनको वोट नहीं मिले हैं या उनको कम वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी इस बार ये मुद्दा उठा रही है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को इस बात का इल्म है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे उसका दांव नहीं चला है जो लोकसभा चुनाव में चला था। जो तैयारी जो पीडीए की थी वो पीडीए में कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है। इसमें कई सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं जो उसकी बौखलाहट में जो समाजवादी पार्टी की तरफ से नेताओं के बयानों भुवन भास्कर जी को इस चर्चा में लाते हैं। भुवन जी, क्या कारण है सिर्फ मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ ही, ऐसा क्यों? बाकी जगह कुछ नहीं प्रॉब्लम हुई? करहल जो है वो तो आपके बड़ा स्ट्रांग सीट मानी जाती है, वहाँ पे यादव बहुल्य सीट है, वहाँ आपने क्यों नहीं आरोप लगाया? वहाँ करना होता बीजेपी को तो वहाँ सबसे ज़्यादा करते। देखिए, आज का जो समय है वो सोशल मीडिया का समय है। कोई भी किसी पे आरोप लगाता है तो तथ्यात्मक होता है। चित्र जो है वो आज सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं। किस ये सारे चित्र सही भी वो नहीं दिखाते, मतलब सही दिशा भी नहीं दिखाते हैं, चित्र अपने हिसाब से पेश किए जाते हैं। नॉलेज थोड़ा सा विषय समझता हूँ, थोड़ा पॉलिटिकल साइंस का 30 साल से विद्यार्थी हूँ, समझता हूँ चीजों को। और आपको थोड़ा हम टीवी समझते हैं तो हमें पता है क्या दिखा सकते क्या नहीं दिखा सकते। चलिए आपकी बात सुनते हैं। बात सुन लीजिए थोड़ा, अगर आपने बुलाया तो। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सोशल मीडिया पर है। हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे नेताओं को बताने का काम करा और हमने चुनाव आयोग को कल से हम लोग सूचना दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ अप्रिय घटनाएं घटी हैं। और ये डेमोक्रेसी का नुकसान जो है यह प्रदेश का और देश का नुकसान होता है। अगर हथियारों के बल पर पुलिस प्रशासन को आगे करके
चुनाव को जीता जाएगा तो निश्चित तौर पे ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं। और हम उस राजनीतिक दल से क्या आशा कर सकते हैं जिन्होंने चंडीगढ़ में एक उदाहरण पेश करा कि किस प्रकार उन्होंने वहां पर लोकतंत्र की हत्या करी। उस राजनीतिक दल से हम क्या मर्यादा की चलिए, आशा मेरा करें? सवाल कुछ और था। मेरा सवाल थोड़ा जवाब देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने ये पूछा कि मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ क्यों, करहल क्यों नहीं? अगर उन्हें करना होता तो करहल तो आपकी बहुत स्ट्रांग सीट है, तो वहां ज़्यादा करते। क्योंकि जहां जहां साक्ष्य उपस्थित हो पाए वहां पर हम लोगों ने करने का काम करा। बाकायदा अधिकारियों का माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, जो अधिकारी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहे थे उनका नाम लेके बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। चुनाव आयोग ने को हमने विषय दिया है, चुनाव आयोग से हमने मांग भी करी है और निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि इस देश का जो डेमोक्रेसी है वो बची रहेगी और ये एक स्वतंत्र चुनाव जो होगा तो उसके लिए निश्चित तौर पर प्रदेश और देश में लोगों का चुनाव के प्रति चलिए, विश्वास सिंह बना। साहब को बीच में लाते हैं। हसन सिंह साहब, क्या लगता है, समाजवादी पार्टी जिन 3 सीटों की बात कर रही है, कुंदरकी 60% मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र, सीसामऊ 45% मुस्लिम क्षेत्र, मीरापुर 37-38% मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र, सिर्फ इन्हीं सीटों, मुस्लिम बहुल्य सीटों पे ही क्यों बात कर रही है? बाकी सीटों पे क्यों नहीं बात कर रही? तो है नहीं कि कोई झूठा प्रचार करना है या कोई बात करनी है। तथ्यात्मक बात करते हैं, 2-3 बात करते हैं। एक तो चर्चा की बात करते हैं, क्यों सवाल उठाते हैं। इसका कारण ये है कि फेस सेविंग, जब हजारों प्रयास के बाद, लाखों प्रयास के बाद षड्यंत्र वाला झूठ की दुकान खटाखट फटाफट वो जातिवाद वाला नहीं चल पाया, तुष्टीकरण नहीं चल पाया, जब लगा कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही तो आदतन समाजवादी पार्टी के लोग ऐसी बात कर रहे हैं। अब हमारे मित्र ने तो बहुत अच्छी बात कही, इससे सुंदर तो बात कुछ हो ही नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा सोशल मीडिया पे सब कुछ उपलब्ध है, पूरा उपलब्ध है ना, आधा नहीं उपलब्ध है, पूरे उपलब्धता में दिखाया जा रहा है कि पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा है। लेकिन आधी उपलब्धता में, जैसे कोरोना की वैक्सीन को नहीं बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, ऐसे ही आधा बताया गया कि नहीं हाँ ऐसी चीजें हो रही, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जब आपने प्रयास नहीं किया, और देखे होंगे कि अभी जो है एक दिन चुनाव को बीता नहीं है, आदरणीय चाचा जी कह रहे हैं कि हम तो 6 सीट जीत रहे हैं, अभी 9 कह रहे थे, कल आप सुबह पूछेंगे तो कहेंगे 2 सीट जीतेंगे, और परिणाम तो बिल्कुल 0 आ रहा है। 0 मतलब 0। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने जो है एक, जैसे बड़ा कार्यक्रम होता है ना, तो वहां एक मंच से अनाउंस किया जाता है, राहुल जी, मंच से ये अनाउंस किया जाता है कि पॉकेट मारों से सावधान। बस में भी लिखा रहता है, वो केवल अनाउंस करता है, वो कहता नहीं है, किसी को नहीं कहता, वो कहता है बस सावधान हो जाइए। तो बहुत सारे लोगों का पॉकेट बच जाता है, पर्स बच जाते हैं, मोबाइल बच जाते हैं, चोरी होने से बच जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि ये जो झूठा प्रोपोगंडा सेट किया गया था ना, खटाखट वाला, फटाफट वाला, उससे सावधान रहिएगा। तो समाजवादी पार्टी कुछ भी कहती रही, उसको माने नहीं। तीसरी बात मैं कहूंगा, ये भी आदरणीय भुवन जी की बात को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय भुवन जी देखे होंगे कि आपके विशेष संवाददाता ने दिखाया एक जगह 12-14 साल की लड़की वो फर्जी वोटिंग कर रही थी। और चौथी बात मैं कहूंगा, जो पुलिस होता है ना, उसकी हर जगह जवाबदेही जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो महिलाएं होती हैं उसको कोई भी चेक करता है, वो महिला चेक करती है, पुरुष नहीं चेक करता है। हाँ, अगर कोई गलत कार्य किया तो पुलिस पे कार्रवाई हो गई। ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार है जहां बैलेट लूटे गए, बूथ लूटे गए, वोट लूटे गए, परिवार लूटा गया, समाज लूटा गया। शीतल पी सिंह साहब से बात करते हैं। सिंह साहब, जो इस वक्त एग्जिट पोल इन 9 सीटों के बारे में दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक टाइम्स नाउ का जो एग्जिट पोल है, जेवीसी टाइम्स नाउ, वो कहता है कि एनडीए को 6 सीटें और समाजवादी पार्टी को 3 सीटें। जी न्यूज़ का जो एग्जिट पोल है वो कहता है एनडीए को 4 से 6 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 से 5 सीटें। और मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल है वो कहता है एनडीए को 7 सीटें और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें। आप कैसे देखते हैं? मतलब समाजवादी पार्टी, ऐसा भी नहीं था कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी कोई बहुत कमज़ोर पार्टी के तौर पे है, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया है, अभी कोई बहुत दिनों की बात नहीं हुई। इस बीच कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे एकाएक चीजों में बहुत बुनियादी फर्क आ जाए। लेकिन हमारे पास मटेरियल क्या है? हमारे पास कुछ डिजिटल एविडेंस है और कुछ रिपोर्टर्स की रिपोर्ट्स हैं, और ये जो सर्वे आए हैं, ये डिजिटल एविडेंस में ये है कि एक जगह एक सिपाही अपने सब इंस्पेक्टर से कह रहा है कि सर, कानूनन हमें ये करने का अधिकार नहीं है,
जो आप कर रहे हैं गैर कानूनी काम। डिजिटल एविडेंस हमारे पास दर्जनों ऐसे हैं जिसमें मतदाता ये शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस उनके प्रमाण पत्रों की जांच कर रही है, जिसका उसको अधिकार नहीं है। इसका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग ने दिया। इसके बाद हमारे पास एविडेंस ये है कि उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने किसी मामले में तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जब तक अखिलेश यादव की चुनाव आयुक्त से, केंद्रीय चुनाव आयुक्त से बात नहीं हो गई, और उसके बाद उन्होंने निर्देश दिए। तब सीसा मऊ में कुछ लोगों पर कार्रवाई इस बात पर हुई कि वो लोग पर्चे पत्र की जांच कर रहे थे, जो गलत था। इसके बाद हमें यह है कि एक जगह दंगा होने जैसी नौबत थी, जहां हम एक सब इंस्पेक्टर या एसओ है जिनको पिस्टल हाथ में लिए हुए उस तरह से देख मीरापुर की घटना। जी, तो ये सब डिजिटल एविडेंस है। इसके पहले की जो एविडेंस है, इस चुनाव से पहले ये आरोप लगे थे कि इन सभी जगहों पर जहां बाई इलेक्शन होना है, यहाँ पर एक खास समुदाय के कर्मचारियों को और एक खास जाति के कर्मचारियों को वहां से हटा दिया गया है। सरकार की ओर से इस तरह से कभी स्पष्टीकरण नहीं आया कि ऐसा नहीं हुआ है। दूसरी ओर ये कुछ और प्रमाण जो आए वो आए अकबरपुर वाली जो सीट है, यहाँ अम्बेडकर नगर वाली, वहां एक एडीओ पंचायत जो है वो स्वतंत्र देव सिंह के साथ एक जगह चुनाव प्रचार करते हुए उनका वीडियो आया। यानी एडमिनिस्ट्रेशन के इस्तेमाल की शिकायतों में कुछ दम है। इस बात में दम है कि पुलिस कई जगह पर्टिकुलरली मुस्लिम समुदाय के लोगों को, चूंकि जो डिजिटल एविडेंस है उन्हीं के यहाँ से आया है, उनको कुछ मत प्रतिशत कम कराने के प्रयास में शायद, जैसा आरोप है, इन्वॉल्व होती हुई दिखी, क्योंकि उसी मामले में लोग सस्पेंड भी हुए हैं। शीतल, तो हो सकता है इन जी, चीजों अगर का मैं प्रभाव हो। इसको एक तरह से, जैसे मैंने आपको एग्जिट पोल के नतीजे दिए और मैं इसको पलट के बोलूं कि एग्जिट पोल तो लगभग 3 सीटें दिखा ही रहा है ना समाजवादी पार्टी की। अगर मैं उसको कन्वर्ट कर लूं कि कुंदर की ऐसी सीट है जिसको माना जाता है समाजवादी पार्टी जीत लेगी, सीसा मऊ ऐसी सीट है जो जीत सकते हैं, करहल ऐसी सीट है जो जीत सकते हैं, तो फिर अगर वो उतनी सीटों में दिखाई दे रहे हैं तो फिर आखिर ऐसा कैसे होगा? मतलब नहीं, कुंदरकी में तो उनके प्रत्याशी ने लिख के चुनाव आयोग से चुनाव के चलते समय मांग की कि इस चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए। कुंदरकी में पिछले 3 बार से समाजवादी पार्टी का विधायक है। आप बता रहे हैं 60% से ज्यादा वहां माइनॉरिटी की आबादी है, यादव भी वहां रहते हैं। तो देखिए परेशानियां हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि चुनाव आयोग जो हमारे यहाँ 20-30 साल पहले होता था, ये नहीं कि बीजेपी के जमाने में हो रहा है, कांग्रेस के जमाने में भी मेठे जब हम लोग पत्रकार बने लूट लिया जाता था, सारे वोट एक तरफ पड़ जाते थे और संजय सिंह 1.25 लाख से जीत जाते थे। वो सब नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के विकास के साथ हमें चुनाव आयोग और चुनाव प्रणाली पर विश्वास बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। ये जो तथ्य आए हैं ये विश्वास घटाते हैं और इससे निराशा होती है कि आप ये बाई इलेक्शन यही थोड़ी हुए, पंजाब में भी हुए, राजस्थान में भी हुए, 1-2 जगह और हुए एक एक सीटों पर। ये शिकायतें कहीं नहीं आई। ये सिर्फ 3-4 मुस्लिम क्षेत्रों से अगर आ रही हैं तो ये अविश्वास और शंका पैदा करती है, जिनका उत्तर मिलना चाहिए लोकतंत्र में, और बेहतर हो कि ये साफ सुथरे ढंग से हो चुनाव, जिससे ये शिकायतें ना पैदा हो। आपको क्या लगता है कि मतलब बीजेपी ने एडमिनिस्ट्रेशन का गलत इस्तेमाल किया? इसके जो आरोप है उसके पीछे तथ्य जो है उनका मैं एसएन सिंह साहब से बात कर रहा हूं। आदरणीय शीतल जी को 2-3 चीजें बतानी होगी। अभी जो है आम चुनाव हुआ था और पश्चिम बंगाल, हो सकता है वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम भी 17 साल पत्रकारिता में रहे। पश्चिम बंगाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जहां लोगों को वोट देने के लिए मतलब ऐसा किया गया कि आप वोट देने जाइए ही नहीं, उस चीज का जिक्र नहीं किए। दूसरी बात, कल का ही एविडेंस आता है कि समाजवादी पार्टी एक व्यक्ति की हत्या सिर्फ एक दलित महिला की इसलिए कर देता है, वो भी एविडेंस है। और साक्ष्य इस तरह से है कि उसकी मां कर रही है। इसको शीतल जी को जरूर कहना चाहिए कि शीतल जी तो कह रहे हैं दोनों साइड अगर हुआ तो गलत हुआ है। खैर वो एक साइड नहीं कर रहे हैं। आप 10 सेकंड दीजिए, फिर मैं लास्ट तक नहीं बोलूंगा, आदरणीय भुवन जी से पूछिएगा। एक साक्ष्य के तौर पे पीड़िता की मां कहती है, मृतिका की मां कहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट देने वाले थे, इस नाते हमारी हत्या हो गई। एक साक्ष्य। तीसरा साक्ष्य कहूंगा, एक व्यक्ति मुरादाबाद में पकड़ा जाता है जो मोबाइल वॉच लगाया हुआ है। अगर पुलिस उसको रोक देती है तो शीतल जी को यह भी देखना चाहिए, कल को कोई हथियार लेकर अंदर चला जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? और चुनाव आयोग का सेक्शन 25 कहता है कि हर व्यक्ति का सुनिश्चित होना चाहिए पहचान पत्र की वो कौन है, और महिलाओं का पहचान पत्र। बिल्कुल, मैं भुवन साहब को लाना चाहूंगा। खैर आपने सिंह साहब पारदर्शिता से
सिंह साहब, मैं भुवन साहब से करना चाहूँगा बात। आपने साक्ष्य कहा, मैं ये कहूँगा आरोप हैं। एनीवे, ये जो भुवन साहब जो आपने बात सुनी, जो एसएन सिंह साहब की बात सुनी, आपने शीतल सिंह साहब की बात सुनी, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो भी या तो हियर से होते हैं या फिर आरोप होते हैं। जिन तथ्यों की बात करते हैं हम, वो तथ्य सिर्फ एक हो सकता है, कई बार एक साइडेड हो। आपको लगता है इतना 9 सीटों पे चुनाव हुआ, उसमें से 3 सीटों पे कुछ घटनाएं, माइनर घटनाओं की बात आ रही है। हम भी ग्राउंड पे थे, हमारे संवाददाता भी ग्राउंड पे थे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा घटनाएं हमारे को देखने को मिली हों कि मुस्लिम समुदाय को पूरी तरह रोक दिया गया हो चुनाव में जाने से, या फिर एक ऐसा पुलिस का कोई वातावरण हो कि वो जो है वो एक पर्टिकुलर समुदाय को रोक रही हो। देखिए, दर्जनों पुलिस के कर्मचारियों का सस्पेंड होना वो क्या दर्शाता है? अब ये प्रश्न जनता की अदालत में है कि उत्तर प्रदेश की दिशा में जाए। क्या लोकतंत्र को बेरहमी से इस तरह से मारा जाएगा? और ये जो ट्रेंड सेट हो जाता है, वो ट्रेंड आगे भी क्या जारी रहता है? ये भी एक चिंतन का विषय है, क्योंकि आज जो मर्यादा लांघ कर चुनाव जीता जा रहा है, और बैकफुट पर समाजवादी पार्टी नहीं है। आप अभी भी आंकड़े उठा के देखिए, आपका मैं सम्मान करता हूँ। अभी भी आंकड़े क्या कह रहे हैं? ठीक 24 में 37 सीटों के साथ सपा खड़ी है, 33 सीटों के साथ भाजपा खड़ी है। तो आज समाजवादी पार्टी को कोई कमजोर पार्टी नहीं है उत्तर प्रदेश। नहीं तो अगर भाजपा को करना होता, लोकसभा चुनाव तो ज्यादा उनके लिए प्रेस्टीजियस चुनाव था, उसमें ज्यादा करते। देखिए, सबसे बड़ा जो चीजें होती है वो होती है जनता की अदालत। जनता क्या चाहती है इस देश में? इंडिया इस इंदिरा की बात हुई थी, क्या परिणाम रहा? अटल जी से बड़ा देश में नेता हो सकता है? क्या हुआ? आप पुराने लोग हैं, हम भी पुराने लोग हैं, समझते हैं चीजों को। इस देश की जो जनता जब बदलाव को तय कर लेती है तो निश्चित तौर पे बदलाव हो जाता है। हाँ, कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएं, कुछ प्रशासन का दुरुपयोग करके उस अंतर को कम करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन जनता एग्जिट पोल भी आपको कोई खास जिता नहीं रहे हैं, आपको कम ही सीटें दे रहे हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से भी आपको 2 से 3 सीटें या 4 सीटों तक ही मैक्सिमम दिया जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल तो मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ, कई बार ठीक भी रहते हैं, कई बार गलत रहते हैं, ये तो बदलते रहता है। मैं एग्जिट पोल पर ज्यादा विश्वास नहीं करता। मैं तो उस बात को लेकर चल रहे हैं जिस लेकर को हमारे नेता चल रहे हैं। हमारी लड़ाई है सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की, पीडीए की विचारधारा को लेकर माननीय अखिलेश जी चल रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है, जिस प्रकार पीडीए समाज पूरा लामबंद है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, हमें पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता हमें विश्वास देगी। और जैसा पुराना स्कोर भी अगर आप जानना चाहेंगे, ये जो 10 सीट है जिनमें 9 अब हो रहा है, 10 हो रही है, मैं जितना मैं राजनीति शास्त्र को पढ़ पाता हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि 5-5 सीटों का हमारा स्कोर पहले था। जी भुवन जी, तो हम अभी तक बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की 9 सीटों को लेकर। एक ब्रेक लेना होगा हमारे को, उसके बाद बात करेंगे हम जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है वहाँ पर किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे किस तरह से एक घमासान मचा हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे पहले कि रिजल्ट आए, मुख्यमंत्रियों पे बात हो रही है कि मुख्यमंत्री के चेहरे कौन से हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी ये महाबहस जारी है। लेकिन ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव की। अब बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव की। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर कल वोटिंग संपन्न जो है वो हो गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 65.11% मतदान हुआ है, जबकि 2019 में 61.44% ही वोटिंग हुई थी। पिछले चुनाव के मुकाबले 3.67% ज़्यादा वोटिंग किसके पक्ष में हुई है, ये तो 23 जो नवंबर है तभी साफ हो पाएगा। अब जब ईवीएम खुलेंगे तब पता चलेगा कि आखिर जो जनता है उसने किसे चुना है, किसे पसंद किया है। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के रुझान जो हैं उन रुझानों ने दोनों गठबंधनों को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि मुकाबला कांटे का दिख रहा है। बहुमत के आंकड़े को लेकर दोनों गठबंधन निर्दलीय उम्मीदवारों को साधने में जुट गए हैं। दूसरी तरफ रिजल्ट से पहले ही एमवीए में सीएम पद को लेकर, मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं।
जिस पर संजय राउत ने चुटकी ली है और पलटवार किया है और कहा है कि अगर नाना पटोले कांग्रेस का चेहरा हैं तो राहुल गांधी इसकी घोषणा करें। मुख्यमंत्री पद पर फैसला रिजल्ट के बाद मीटिंग में होगा। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि संजय राउत ने क्या बयान दिया है। नहीं, मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। तो रिजल्ट आने से पहले ही, चुनावों का रिजल्ट आने से पहले ही एक तरह से सरपटव्वल शुरू हो गया है। मेरे साथ इस चर्चा के लिए नए मेहमान जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। समीर चौगांवकर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ख़ासतौर से महाराष्ट्र को लेकर बड़ी ही पैनी नज़र रहती है उनकी। वरुण पुरोहित हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। संजय द्विवेदी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता हैं और स्पोक्स पर्सन हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा मुंबई से जुड़े हैं। अभिषेक, क्या लगता है, अभी तो फैसला कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, जो एग्जिट पोल है बड़े क्लोज हैं, तो ऐसे में अभी से ही शुरू? बिल्कुल सही कहा आपने कि इतना एग्जिट पोल जो है, जाहिर सी बात है एग्जिट पोल कभी एग्जैक्ट पोल नहीं बन पाया है। पिछले कई चुनाव में देखा हमने, तो एग्जैक्ट पोल एक बात भी सच नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव देखिए हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पर जो रुझान आए हैं और जिस तरीके से जो पब्लिक का जो मूड है, वह जाहिर सी बात है कि कह सकते हैं साइलेंट वोटर्स जो होते हैं, इस बार साइलेंट वोटर इतने बड़े पैमाने पर निकले हैं, जो यानी कह सकते हैं कोई कि आखिरकार कौन जीतने वाला है। और जिस तरीके से बाजी, अगर देखिए कोई भी जीतेगा तो कुछ ही मार्जिन से जीतने वाला है, यह बात भी साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला है। आपको पार्टी के हिसाब से बात करें, पार्टी को सिंगल तो किसी को बहुमत मिलने वाला है नहीं, लेकिन हाँ, महाविकास आघाड़ी की बात करें या फिर महायुति की बात करें, वह भी अगर सरकार में जो भी आएगा तो वह कुछ ही मार्जिन से आगे आने वाला, आगे पीछे उसमें कहीं पर भी बहुत ज्यादा मार्जिन होने वाली नहीं है, क्योंकि परसेंटेज जिस तरीके से लोगों का जो मूड देखा गया है, पब्लिक का मूड जिस तरीके से जब वोटिंग हुआ, उसमें साइलेंट वोटर बहुत हमने देखा। साइलेंट वोटर बहुत बड़ा काम करने वाले हैं और वह किसको जिताएंगे यह भविष्य तय करेगा। लेकिन इस बीच आप समझिए कि महाराष्ट्र में सीएम को लेकर भी लगातार दावेदारी शुरू हो गई है। अभी सरकार किसकी आएगी वह तो तय नहीं हो पाया है, लेकिन अभी लगातार आपस में महाविकास आघाड़ी की बात शुरुआत कर ले तो उसमें ही आपस में खींचतान मचली शुरू हो चुकी है। संजय राउत वर्सेज नाना पटोले देखने को मिल रहा है, यानी शिंदे गुट, माफ कीजिएगा, ठाकरे गुट वर्सेज कांग्रेस। तो कहीं न कहीं अभी ही लोग लग रहा है कि भाई सीएम हमारा ये बनेगा, सीएम मैं बन जाऊंगा। यह तो 23 को तय पाएगा कि आखिरकार 2 बजे के बाद पिक्चर क्लियर होगी कि आखिरकार महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनने वाली है। लेकिन इस बार जो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है बहुत ही अलग आने वाला है, साफ समझ में आ रहा है जी। तो अगर हम इसको एक बार दर्शकों के लिए बताना चाहें तो जहां तक महाविकास आघाड़ी की बात है, वहां 3 हमारे को कैंडिडेट दिखाई देते हैं जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। नाना पटोले हैं कांग्रेस से, उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना उद्धव गुट के, अनिल देशमुख हैं एनसीपी शरद पवार गुट के। और अगर मैं महायुति की बात करूं तो वहां जो टॉप कंटेंडर हैं मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस हैं। उनको पिछली बार जिस तरह से उप मुख्यमंत्री बनाया गया, कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं बहुत खुश नहीं थे इस मामले को लेकर। कई तरह से, जैसे अमित शाह हैं, उन्होंने सांगली में एक रैली की, उस दौरान भी उन्होंने जो वक्तव्य दिया उससे कुछ संकेत ज़रूर मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जनता चाहती है कि महायुति आए और साथ में देवेंद्र फडणवीस आए, तो एक संकेत उनकी तरफ से आया। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट जो है वो भी मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए कोई तैयार दिखाई नहीं देता। उनका ये कहना है उनके नेताओं का कि एकनाथ शिंदे सीएम हैं, वो सीएम रहेंगे। दूसरी तरफ हमने आपको अभी दिखाया कि संजय राउत ने किस तरह से बात की, हमने दिखाया नाना पटोले ने किस तरह से बात की। संजय द्विवेदी, आप कैसे देखते हैं? जो नाना पटोले ने कहा उससे तो साफ है कि कांग्रेस जो है वो मानती है कि वो बिग ब्रदर है, उसी को मिलना चाहिए। अगर जो है महाविकास आघाड़ी जो है अगर वो जीतती है तो कांग्रेस जो है वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। देखिए राहुल जी, बहुत स्पष्ट एक बात है, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। महाराष्ट्र में चुनाव हो गया, 65% से ज्यादा वोट महाराष्ट्र जनता ने दिया। मैं धन्यवाद देता हूं कि वो निकल के आए, उन्होंने 30 साल पुराना अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये निश्चित है कि जो वोट पड़ा है, ये मतदान हुआ है,
ये कहीं ना कहीं कुछ नया चीज दिखाएगा। जो 2.5 साल से जनता परेशान थी, 4 प्रोजेक्ट लेके चले गए बाहर, ये 2.5 लाख नौकरियां इन्होंने नहीं दी, और जिस तरह से बीजेपी ने गद्दारी की उसका रिजल्ट पहले तो लोकसभा चुनाव में दिया और उससे पहले जो उपचुनाव हुए उसमें दिया जनता ने। तो निश्चित हम ये मान रहे हैं कि सरकार महा विकास अघाड़ी की बनेगी और अच्छा मार्जिन से बनेगी, जिससे ये तोड़फोड़ ना कर पाए। हमारा सवाल तो यह है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वही मुख्यमंत्री बनेंगे या कांग्रेस को आप दे देंगे? देखिए राहुल जी, मैं इसके बारे में एक बात आपको स्पष्ट कर दूं। एक बात, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया शिवसेना को, अजीत दादा पवार को अपना मुख्यमंत्री बना के 80 घंटे सरकार रात में बना ली सुबह सुबह। तो महाविकास अघाड़ी गठन हुआ जिसमें शरद पवार जी हमारे सबसे वयोवृद्ध नेता हैं, और उनके बेटी पर जो आरोप लग रहे हैं, मैं उसका भी कहूंगा कि किस तरह से आरोप लगाए गए, शाम तक होते होते उन आरोपों का खंडन भी हो गया और वो कैसे जो है वो सही नहीं पाए गए। तो ये जो राजनीतिक मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो है इस तरह के आरोप लगाने की, ये बड़ी दूषित है। जिस तरह से नोट चले। साहब हम बात करें महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री कौन होगा, आप जो है दूसरों को कोसने लगे हैं। मैं उस पे भी आ रहा हूँ राहुल जी, मैं उस पे भी आ रहा हूँ, उसका भी जवाब दूंगा। मैं वही जवाब ही दे रहा हूँ आपको। हमारी बात का टर्निंग वही है जो आप पूछ रहे हैं हमसे, मैं वही जवाब दे रहा हूं। घुमा के आप पहुंच रहे हैं वहां तक, सीधा पहुंच जाइए। मैं पूरा लेके आ रहा हूँ ना, पूरा बताते हुए आपको ला रहा हूँ ना। 2019 में जब अजीत दादा पवार ने धोखा देके चले गए वहां पे, 80 घंटे के मुख्यमंत्री बन गए, तो शिवसेना और महाविकास अघाड़ी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे एक गठन हुआ जिसमें कांग्रेस के शरद पवार जी थे, और लोकसभा चुनाव जिस तरह जीता महाविकास अघाड़ी ने, जिस तरह से हमने वो जीता। देखिए वहां पे मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस पास बहुत से नाम थे जो मुख्यमंत्री रह चुके थे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रह चुके थे, लेकिन माननीय शरद पवार कांग्रेस ने माननीय उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जबकि वो बनना नहीं चाह रहे थे। ये जो आरोप लगते हैं बार बार कि सब मुख्यमंत्री बनने के लिए गए थे, ये आरोप बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। तो सिंधे जी को पहले बना रहे थे, लेकिन वो उनको शरद पवार जी नहीं माने, कांग्रेस नहीं मानी, तो माननीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बन गए। देखिए सीधी सी बात मैं आपसे पूछूंगा, बहुत देर हो गई, मैं सीधा सा सवाल पूछूंगा। देखिए आपकी पार्टी ये कहती रही कि चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे जी को अनाउंस कर दीजिए मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, मुख्यमंत्री का चेहरा। कांग्रेस ने नहीं माना। कांग्रेस, आप बोलते रहे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस को लगता है कि वो जो है, क्योंकि लोकसभा में वो उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, 13 सीट लेके आए, उनको लगता है उनकी दावेदारी ज्यादा बड़ी है। इसमें राहुल जी दो चीजें हैं। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करते थे 2 से 4% वोट हमारे बढ़ जाते, ये विचार था। लेकिन शरद पवार जी बोले नहीं, इससे तीनों गठबंधनों में दिक्कत आएगी, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। नाना पटोले जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं? नाना पटोले जी हम तय नहीं करेंगे, माननीय उद्धव ठाकरे बैठ के तय करेंगे, शरद पवार जी कांग्रेस के जो हमारे लीडर हैं उनसे बात करते हैं। वरुण पुरोहित जी, वरुण पुरोहित जी, आप क्या मानते हैं कांग्रेस की जो दावेदारी है वो मुख्यमंत्री पद पर ज्यादा बड़ी है? आप ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं, 101 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, आप लोकसभा चुनाव में आपका सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा सब पार्टियों में। आपको लगता है कि आपकी दावेदारी जो मुख्यमंत्री पद है, जैसे कि नाना पटोले जी ने कहा, बनती है और पुख्ता है? राहुल जी, छोटी सी टिप्पणी एग्जिट पोल पर इस पे देता हूँ, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। एग्जिट पोल को मैं कभी ज्यादा नहीं माना मैंने, और जो है आपने मत प्रतिशत बढ़ने की बात जो अपने दिखाई जा रही है, इसमें युवा मतदाता भी बढ़ जाता है। हर 5 साल में 3 साल में मतदाता लिस्ट बढ़ती है, लोग जुड़ते जाते हैं, उसको भी मैं मानता हूँ। दूसरा, जो परसेंटेज बढ़ी है इसका मतलब ये था जो मतदाता है उदासीन नहीं रहा। उदासीन नहीं रहने का मतलब है कि जो सरकार थी, प्रेजेंट सरकार, उसके खिलाफ मतदान हुआ है और सरकार कांग्रेस अलायंस की बनने वाली है। अब आपने प्रश्न किया उद्धव ठाकरे जी का, नाना पटोले जी का। देखिए सब हर पार्टी चाहती है कि हमारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो तय करेंगे वो शरद पवार जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी, वरिष्ठ लोग अलग पार्टी के अलाकमान बैठ के तय करेंगे परिणाम आने के बाद में। इसलिए 2019 में जो रीअलाइनमेंट हुआ वो तो कारण यही था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके कारण रीअलाइनमेंट हो गया सारी पार्टियों में। मुख्यमंत्री सीटें अगर उद्धव ठाकरे जी कम भी आती हैं और सारी पार्टियां तय करती हैं कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए तो बनाया जाएगा। इसमें मैंने, नाना पटोले जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैंने कहा ना
हर पार्टी एनसीपी का भी कहेगा, उद्धव ठाकरे का भी कहेंगे, वो सब अपने अपने मुख्यमंत्री बनाने की सबकी इच्छा होती है। सबके कार्यकर्ता चाहते हैं हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारे मंत्री हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे टिकट मिले, तो इसमें बुराई क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन आलाकमान जो पार्टी के होंगे वो बैठ करके तय करेंगे। शरद पवार जी देखिए सबसे वरिष्ठ है, ज्यादातर उनकी महाराष्ट्र में उनका से चलता है सब पार्टियों के ऊपर, इसलिए समीर वो जी, मैं समीर जी को लेके आऊंगा। समीर जी, बात करते हैं महायुति की। ज़्यादा सीटें 149 सीटें बीजेपी लड़ रही है, एकनाथ शिंदे 81 सीटें लड़ रहे हैं, अजीत पवार 59 सीटें लड़ रहे हैं। आपको लगता है बीजेपी इस बार जो है, पिछली बार जो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के कदम पीछे खींच लिए सरकार बनाने के सारे चक्कर में और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, इस बार भी बीजेपी ऐसा कुछ करने जा रही है? देखिए, जब पिछली बार देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था और 40 सीटें लेकर आने वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री दिया गया था, वो परिस्थितियां बहुत अलग थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी, शिवसेना टूट रही थी, महायुति की सरकार आ रही थी, तो उस समय समझौता करना जरूरी था पार्टी के लिए। वो एक तात्कालिक जरूरत थी, अल्पकालीन एडजस्टमेंट था, वो भविष्य के लिए भी कुछ होगा ये जरूरी नहीं है। और मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि महायुति की अगर सरकार आती है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनने जा रहा है, लगभग 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी, तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये तय है। अब ऐसा नहीं होगा कि हर बार आप 40 सीटें लेकर आओ और आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। मुझे लग रहा है कि अगर महायुति की सरकार पूर्ण बहुमत की बनाती है तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। अब आप ही की जवाब से एक सवाल उठता है, जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, अगर ये क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ और सबकी सीटें जो है आसपास हुई और फिर बात हुई कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने या ना बने और अजीत पवार को क्या मिलेगा, तो आपको नहीं लगता ये पूरा बाजी फिर पलट जाएगी? अजीत पवार कहाँ होंगे कह नहीं सकते, एकनाथ शिंदे कहाँ होंगे ये नहीं कह सकते। देखिए, मुझे इस बात की संभावना बहुत कम लगती कि एकनाथ शिंदे पलट के कहीं जाएंगे। अब वो महायुति का हिस्सा रहेंगे और एक बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इस बार वो डेप्यूटी भी अगर उन्हें बना दिया जाता तो मुझे से नहीं लगता कि इसके लिए वो कोई विद्रोह करेंगे, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि महाविकास आघाड़ी में उनके लिए कोई बहुत स्पेस बचा नहीं है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे है वहां पर, शरद पवार है, कांग्रेस है, तो महायुति में उनके लिए नहीं होगा। अजीत पवार जरूर वापस लौट के जा सकते हैं, क्योंकि अजीत पवार का नैसर्गिक गठबंधन जो रहेगा वो अपने चाचा शरद पवार के साथ या कांग्रेस के साथ हो सकता है। वो यहाँ पर वैसे भी बहुत मिसफिट है, जिसे कहते हैं ना कि एक अलग से पुर्जा जुड़ जाना, तो उनकी स्थिति वैसी है वहां पर। तो मुझे लग रहा है कि अजीत पवार जा सकते हैं। ये सब चुनाव परिणामों के बाद तय होगा 23 तारीख को। देखिए, जहां तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री की बात चल रही है, नाना पटोले दावा कर रहे हैं, देखिए विदर्भ से आने वाले नाना पटोले कर रहे हैं, तो विदर्भ से आने वाले विजय वट्टीवार जो विपक्षी रहता है वो भी दावा कर रहे हैं कि भाई मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। वही अगर पृथ्वीराज चौहान तो मुख्यमंत्री रहे, जो कराड़ दक्षिण से चुनाव लड़ते हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री के बहुत दावेदार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, विपक्ष के नेता वहां पर है, पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर है, और अभी बाला साहेब थोरात की भी उम्मीद जिंदा है कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। तो बाला साहेब थोरात भी दिल्ली के नेतृत्व के संबंधों का हवाला देकर बनने की कोशिश कर सकते हैं। वर्षा गायकवाड़ ये कह सकती है कि भाई मैं दलित हूं, भली सांसद बन गई हूं तो क्या हो गया, मुझे आप सीएम बना दीजिए, मैं एमएलसी बन जाऊंगी। तो अभी बहुत है कांग्रेस के अंदर, ये सीटों के हिसाब से तय होगा कि कौन कितना मुखर होकर आगे आता है। अभी ये सब 23 तारीख तक देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति बनकर आती है। तो आप कह रहे हैं कि महायुति में ज्यादा साफ है कि देवेंद्र फडणवीस बने या मतलब एकनाथ शिंदे बने या और कांग्रेस में ज्यादा, या फिर जो है महाविकास आघाड़ी में ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि भाई कांग्रेस में ही 3-4 लोग हैं या बाकी लोग हैं। चलिए, कांग्रेस के हमारे जो नेता हैं वरुण पुरोहित जी, वो कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए अरुण। राहुल जी, मैं कह रहा था कांग्रेस के लिए एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, महायुति में डिफरेंसेस है, प्रॉब्लम्स है, तो डेमोक्रेसी सबकी इच्छा होती है। अनिल विज, अब मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अनिल विज जी और किसी ने नहीं कर दिया, वो अपनी इच्छा व्यक्त कर दी, मैं सीनियर हूं, मुझे बनना चाहिए मुख्यमंत्री, पर नहीं बन पाया। वरुण जी, एक बात तो आप भी मानेंगे, देखिए ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है वो कह देते हैं एक बार कह देते हैं वो कि भाई देवेंद्र फडणवीस जो हैं आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आपको डेप्यूटी बनाना है, तो वो बन जाते हैं। आपके यहाँ पे जिस तरह का हमने हरियाणा में सर फुटअव्वल देखा है, मतलब वो कहने की बात है कि जीती हुई बाजी ऐसे हारी जाती है। चलिए आगे वरुण जी बताइए। आप तो क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार और रिफाइंड वर्ड्स का प्रयोग करते हो, समीर जी भी वरिष्ठ पत्रकार है, रिफाइंड शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी ऐसी व्यवस्था करी, बार बार बोले, फिर नहीं बन पाए। जो आप कह रहे हो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ये मिलिशिया फॉर्मेट है इनकी पार्टी का।
हमारा डेमोक्रेटिक फॉर्मेट है, इसको आप कह दो कि प्रॉब्लम मतलब chaos आपके यहाँ ज्यादा है, उनके यहाँ कम है। हाँ, कोर्स नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी, हर आदमी की इच्छा व्यक्त करने का अधिकार है। मिलिशिया फॉर्मेट में तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते, मार्शल लॉ लागू है वहां, तो मोदी जी कहते हैं कि जो ही होगा ये वहां बोल थोड़ी सकते हैं कुछ भी। मान लो देवेंद्र फडणवीस तो नहीं बनाए हैं, अभी तो लगता ही नहीं मुझे उनकी सरकार आएगी। खैर, सरकार आप इसको मिलिशिया बोलते हैं, वो इसको डिसिप्लिन बोलते हैं। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय द्विवेदी जी। देखिए राहुल जी, मैं एक बता दूं आपको, जो भी बात आप कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन गए देवेंद्र फडणवीस जी, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को स्टेट कब्जा करना था। अगर स्टेट कब्जा नहीं कर पाते तो जो गुजरात गए हैं वो कैसे जा पाते? क्या मजबूरी थी? एक नाथ शिंदे जी को आप जो है संभाल नहीं पाए। एक नाथ शिंदे जी पार्टी तोड़ के अलग हो लिए ना, एक हो जाते हैं फडणवीस भी, अगर वहां डिसिप्लिन नहीं होता तो। राहुल जी, टोंकी अहमद, मेरी बात सुन लीजिए पहले। टोंकी अहमद कौन ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो अपने प्रदेश से जो प्रोजेक्ट लगने हैं वो दूसरे प्रदेश भेजते? अगर उद्धव ठाकरे होते, कांग्रेस कोई मुख्यमंत्री होता या शरद पवार जी कोई मुख्यमंत्री, हमारे मायावती मुख्यमंत्री होता, तो क्या बाहर जा पाते? देखिए सबसे बड़ी बात अब देखिए, जो इनको बनाया गया इसीलिए बनाया गया था कि आइए गुलामी करिए, देवेंद्र फडणवीस जी की और दिल्ली नेता गुलामी करिए, और उन्होंने गुलामी की। 2.5 लाख नौकरियां, अब तो चुनाव निपट गया, अब इस डिबेट का कोई उससे तो फर्क पड़ेगा नहीं। 2.5 लाख नौकरियां, इसी डिबेट का फर्क पड़ेगा कि मुख्यमंत्री कहाँ होगा, कौन होगा, इसी डिबेट का फर्क पड़ेगा। मैं कहता हूँ धारावी प्रोजेक्ट जिस तरह दिया गया है, सब ताकमान करके, और जो बिजली वाला प्रोजेक्ट दिया गया उनको सब हटा के, सब नियम कानून तोड़ के जो दिया गया वो कैसे दे पाते? अगर समीर जी कुछ बोलना चाहते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। समीर जी की बात। संजय द्विवेदी, आप धारावी के प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे हैं। आप शरद पवार का ट्वीट तो देख लेते हैं कि शरद पवार ने बहुत स्पष्ट बोल दिया है कि धारावी के प्रोजेक्ट को लेकर तो प्रोसेस किसने आगे बढ़ाई थी? वो तो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने किया था, और उन्होंने सीधा सीधा राहुल गांधी और आपके ऊपर हमला बोला हुआ है धारावी के प्रोजेक्ट को लेके। तो पहले आप शरद पवार से पूछ लीजिए कि धारावी का प्रोजेक्ट बनाना है। मुझसे पूछ लेंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, मुझसे पूछ लेंगे आप मुझसे। लेकिन जो 4 प्रोजेक्ट चले गए, 2.5 लाख नौकरियां चली गई, इसे जिम्मेदार कौन है? बाला साहब ठाकरे का यहाँ पे होते, बाला साहब ठाकरे ने इसी बात पे महाराष्ट्र में आंदोलन कर दिया था। उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया कि इंदिरा गांधी को आप समझ लीजिए शिवसेना बैन करने में बता रही थी, शिवसेना बैन करने जा रही थी वो। अगर वो ना मिले होते तो बाला साहब ठाकरे इंदिरा गांधी से, तो इतनी 2.5 लाख के आपने रोजगार महाराष्ट्र जनता छीन लिए, और मुख्यमंत्री मौन बना रहा, मुख्यमंत्री मौन देख रहा था। क्यों? उसकी मजबूरी थी, वो मुख्यमंत्री बनने आया था। लेकिन उद्धव ठाकरे के अंदर ये ना खून है ना वो है जज्बा, उनको जो महाराष्ट्र है जनता की सेवा करनी है, और जनता की सेवा किसी गुलामी करके नहीं करेंगे। हम कांग्रेस में अगर हैं या शरद पवार जी कहते हैं तो हम अपनी नीतियों पे, कांग्रेस अपनी नीतियों पे, शरद पवार जी अपनी नीतियों पे है। वो हमारा आपस में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हम इसके तहत महाविकास वाली हमने बनाई है, और जनता की भलाई के लिए बनाई है, जनता के विकास के लिए बनाई है, जनता को उन्नति देने के लिए बनाई है, और मुझे लाने के लिए बनाई। देखिए सारी पार्टियां यही कहती हैं कि हम जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता सुख भोगने का वक्त आता है तो वो अपना जो है रास्ता तय कर लेते हैं। समीर जी, एक इसमें ना थोड़ी सी चीज़ और लेके आते हैं। कुछ सीटें हैं जो कि अगर उस पर बात करें तो उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के चुनाव जो हैं उसका इंडिकेशन मिलेगा। वर्ली की सीट मिलिंद देवरा, आदित्य ठाकरे, आप क्या लगता है आपको? आदित्य ठाकरे बहुत आराम से जीतेंगे, मिलिंद देवरा की कोई चुनौती नहीं है, आदित्य ठाकरे बहुत आराम से जीतेंगे। अगर यही है, मुंबई की एक और सीट की बात करें, वांद्रे ईस्ट की सीट है, उस पे जिशान सिद्दीकी और वरुण सरदेसाई, क्या लगता है? देखिए मुझे लगता है वरुण सरदेसाई वहां जीतेंगे। जिशान सिद्दीकी तो कांग्रेस के थे, जब उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी विधान परिषद के चुनाव में तो उनको टिकट नहीं मिलना था, यह तय था, तो वो पार्टी छोड़कर चले गए। तो मुझे लगा कि वहां से वरुण सरदेसाई जीतेंगे। जिशान सिद्दीकी जीतने की संभावना मुझे कम लग रही है, भले ही उनके पिता की हत्या हो गई है जिशान सिद्दीकी के, उसका ये कहा जा रहा है कि सिंपैथी वोट मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि जिशान सिद्दीकी के पक्ष में कोई वोट जा रहा है, वहां वरुण सरदेसाई आराम से जीतेंगे। तो आपको लगता है कि मुंबई की जो 36 सीटें हैं वहां पे ज्यादा जो आपको असर दिखाई देगा वो शिवसेना का असर दिखाई देगा? नहीं, ऐसा वहां पर देखिए उद्धव वाला साहब ठाकरे का ग्राउंड है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ का बहुत जबरन स्तर पर काम है। शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ बेनिफिट ये है कि वहां पर उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की ताकत मुंबई में जुड़ रही है। उद्धव ठाकरे के साथ समस्या यह है कि वो अकेले पड़ गए। मुंबई में उन्हें ना कांग्रेस बहुत मदद कर सकती है, ना राष्ट्रवादी कांग्रेस बहुत ज्यादा मदद कर सकती है।
ठीक है कि कुछ मुस्लिम बहुल जो सीटें वहां पर उद्धव ठाकरे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के कारण बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की और भारतीय जनता पार्टी का जो गठजोड़ है मुंबई के अंदर, वो एक बड़ी ताकत महाराष्ट्र के अंदर बनकर उभरेगा, खासतौर से मुंबई के अंदर। वेस्टर्न महाराष्ट्र, बारामती की सीट, अजीत पवार, योगेंद्र पवार पर मतलब परिवार में ही एक बार फिर जो है लड़ाई। नहीं, ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव में बारामती से सुप्रिया सुले को लीड मिली थी, अजित पवार की पत्नी को, लेकिन अजित पवार बड़े नेता है वहां के और अजित पवार चुनाव जीतेंगे। हाँ, ये बात सही है कि जो 1.5 लाख से ज्यादा की उनकी लीड होती थी जीतने की, वो नहीं रहेगी। योगेंद्र पवार बेहतर प्रदर्शन करेंगे क्योंकि दो परिवारों की लड़ाई है, 2 पवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं जल्दी करूंगा। अजित पवार जीतेंगे। समीर जी, नागपुर साउथ वेस्ट विदर्भ की सीट, देवेंद्र फडणवीस, प्रफुल्ल गुडाडे। देखिए, देवेंद्र फडणवीस बहुत आराम से बात जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि ठीक है, प्रफुल्ल गुदड़े पाटिल जो है वो कुणबी समाज से वहां पर आते हैं, उनका भी एक वोट बैंक वहां पर है। देवेंद्र फडणवीस बहुत आराम से जीतेंगे और अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको लगता है विदर्भ में फिर अच्छा करेगी बीजेपी? देखिए, विदर्भ में 62 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बहुत नुकसान हुआ था। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी नागपुर और अकोला जीती थी, बाकी सारी हार गई थी। इस बार ओबीसी वोटर कैसा वहां वोटिंग कर रहा है, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरा, नाना पटोले खुद विदर्भ से आते हैं, तो वहां भी ये चला है कि इस बार नाना भाऊ की सरकार, तो विदर्भ में कुणबी मतदाताओं को और कोंकण में कोपरी कोंकण की सीट आप एक नाथ शिंदे जीतेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है उधर कोंकण में जो है वो शिवसेना का बिल्कुल बेहतर प्रदर्शन रहेगा? स्ट्रांग होल्ड है। ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, सिंधुदुर्ग, पालघर, ये पूरा शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का। एक लातूर की सीट पे और मैं बात करना चाहूंगा। लातूर की सीट बड़ी टिपिकल सीट है, अर्चना पाटिल, शिवराज पाटिल की बेटी, और ये भी है शिवराज पाटिल जिनको कोस के बीजेपी ने, मतलब आपको याद है क्या नहीं क्या था, विलासराव जो देशमुख के जो बेटे हैं उनके खिलाफ लातूर मध्य से लड़ रही है। वहां पर मुझे लग रहा है विलासराव देशमुख के बेटे वहां से चुनाव जीतेंगे। दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, एक लातूर दक्षिण से, लातूर ग्रामीण से, और एक लातूर दक्षिण से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि दोनों बेटे विलासराव के जीतेंगे। लातूर में उनका अच्छा होल्ड है। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा, ये अंतिम थोड़ा सा कुछ मिनट हमारे पास हैं। आपको ओवरऑल चुनाव में जो पूरी वोटिंग हुई, आपकी लोगों से बात हुई होगी, किस तरह का माहौल दोनों पार्टियों में, मतलब दोनों गुटों में, महायुति और महाविकास आघाड़ी में और लोगों में आपको दिखाई देता है? बिल्कुल, एक तो देखिए लोग मान के चल रहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इस बात का इसका असर बिल्कुल पड़ेगा, या इसका असर देखिए दोनों तरीके से पड़ेगा। या तो महायुति की सरकार आ जाएगी पूरी तरीके से, या तो महाविकास आघाड़ी सरकार आ सकती है, तो उसमें कुछ जरूर सीटों को लेकर आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जहां तक देखिए लोगों की बात है, लोग जो आम पब्लिक है या जो वोटर है, उन्होंने कई बड़े मुद्दे उठाए कि जो पीवीज की बात की गई है, तमाम चीजें फ्री देने की, उसको लेकर कहीं कि वोटर उतना खुश दिखाई नहीं पड़ रहा है। वह कह रहे हैं कि हमको परमानेंट उपाय दीजिए, परमानेंट उपाय योजना करिए कि आखिरकार हमारे साथ नौकरी मिले। कितना दिन फ्री में दें, कभी को सरकार गिरती है, बिगड़ती है, बनती है। बिल्कुल, लोगों को ये लगता है, देखिए दोनों ही जो पार्टियां हैं, मतलब कांग्रेस बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं और वो हैं, उन सब ने बहुत सारी फ्रीबीज की बात की है, महिलाओं को पैसे देने की बात कही है, उन्होंने किसानों का ऋण माफ करने की बात की है। लेकिन क्या होता है चुनाव का में क्या रिजल्ट आता है, 23 तारीख को हमें पता चलेगा। मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विधानसभा चुनावों की महाबहस में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला जारी है।